हम बात कर रहे हैं बच्चों आज फैक्टर्स अफेक्टिंग कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, और इसमें सबसे पहला जो हमारा फैक्टर है वो है इंटर आयनिक अट्रैक्शन। इंटर आयनिक अट्रैक्शन। अब बच्चों आप लोग बताओ कि सॉल्यूशन जब बनता है तो इसके अंदर दो टाइप के इंटर आयनिक अट्रैक्शन होते हैं। एक तो होता है इलेक्ट्रोलाइट्स के बीच, माना कि हमारे पास कोई AB इलेक्ट्रोलाइट्स है। कौन सा इलेक्ट्रोलाइट्स है? AB। तो बच्चों एक तो किसके बीच में होगा आयनिक अट्रैक्शन? A और B के बीच में। और जब ये टूट जाते हैं, आयोनाइज हो जाते हैं पानी के अंदर सॉल्यूशन बनाने में, तो फिर कहाँ होता है? इनके आयंस और वाटर के बीच में। इनके आयंस और वाटर के बीच में, जिसको हम बोल सकते हैं आयन सॉल्वेंट अट्रैक्शन। ठीक है। अब आपको पता है A और B दो, एक केटाइन और एनाइन के बीच में, इनको तोड़ने के लिए कौन सी एनर्जी दी जाती है? पता है हमें, लेटिस एनर्जी, याद है। और जब आयन वाटर के साथ अटैच होता है तो कौन सी एनर्जी रिलीज होती है? हाइड्रेशन एनर्जी। कौन सी एनर्जी? हाइड्रेशन एनर्जी। इसको हम बच्चों सोल्वेशन एनर्जी भी कह सकते हैं। अब अगर बच्चों इन दोनों के बीच की अट्रैक्शन या एनर्जी ग्रेटर देन है तो क्या यह आयनों में आयोनाइज होंगे? नहीं। और जब ये आयन बनाएंगे नहीं तो कंडक्टेंस क्या होगा? कम या ज़्यादा? कम। कंडक्टेंस क्या होगा? घट जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर इन दोनों के बीच का इंटर आयनिक अट्रैक्शन इज लेस देन A प्लस AQ और B माइनस AQ, अब किसके बीच का इंटर आयनिक अट्रैक्शन ज़्यादा है? वाटर और आयंस के बीच का। तो क्या होगा? ये आसानी से क्या हो जाएंगे? आयोनाइज। क्या बना लेंगे? आयंस। और आयंस बना लेंगे तो कंडक्टेंस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्लियर बात है। अब हमारे पास सेकंड पॉइंट है सोल्वेशन ऑफ आयंस। देखो बच्चों, मैंने आपको केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में बताया हुआ है क्या कि इन मोल्टन स्टेट और गैस स्टेट, अगर मैं आयंस की बात करूं और आपसे पूछूं कि बच्चों बताओ सबसे ज़्यादा कंडक्टेंस कौन सा आयन प्रेजेंट करेगा? सबसे ज़्यादा कंडक्टेंस किसकी होगी? लिथियम की। बिल्कुल सही आंसर। क्योंकि हमने पढ़ा है क्या कि जिसकी साइज, आयनिक साइज सबसे कम होती है उसकी मोबिलिटी क्या होती है? सबसे ज़्यादा। और उसकी कंडक्टेंस भी क्या होगी? सबसे ज़्यादा। क्लास 11th में केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में पढ़ा था हमने ये बात। ठीक है। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पर किसकी? इन एक्वस स्टेट, ठीक है, मतलब ये आयन अब किसके अंदर है? वाटर के अंदर। तो क्या लिख सकता हूँ मैं? Li प्लस AQ, Na प्लस AQ, K प्लस AQ, Rb प्लस AQ, Cgm प्लस AQ। और अब मैं आपसे पूछूं कि बच्चों अब बताओ सबसे ज़्यादा कंडक्टेंस कौन रिप्रेजेंट करेगा? कौन शो करेगा? Cgm प्लस शो करेगा।
कौन शो करेगा? Cgm प्लस। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बच्चों सबसे ज़्यादा जेड इफेक्टिव किसका है? लिथियम का। जिसका जेड इफेक्टिव सबसे ज़्यादा होगा वह अपने चारों ओर उतने ही ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स को सराउंड करेगा, और ऐसा करने से उसकी जो आयनिक रेडियस है हाइड्रेटेड, इस रेडियस को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रेटेड आयनिक रेडियस, वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज। तो जिसका जेड इफेक्टिव सबसे ज़्यादा उसका हाइड्रेटेड आयनिक रेडियस सबसे ज़्यादा। अब बच्चों साइज क्या हो गई? ज़्यादा। और जिसकी साइज ज़्यादा हो जाती है उसकी मोबिलिटी क्या हो जाती है? कम। और उसकी कंडक्टेंस क्या हो जाएगी? कम। ये वही बात है कि एक भीड़ भाड़ भरा इलाका है, उसमें आप आसानी से स्कूटर को निकाल सकते हो, लेकिन उसी भीड़ भाड़ इलाके में ट्रक को चलाना क्या है? मुश्किल भरा काम है। स्कूटी की क्या होगी? मोबिलिटी ज़्यादा, ट्रक की क्या होगी? कम। स्कूटी की साइज क्या थी? छोटी, ट्रक की क्या थी? बड़ी। तो वही कंसेप्ट है यहाँ पर, जिसकी साइज कम उसकी मोबिलिटी ज़्यादा, तो उसका कंडक्टेंस भी ज़्यादा आएगा। क्लियर बात है? लेकिन अगर यहाँ पर मैं आपको H+ आयन दे देता हूँ, कौन सा आयन जोड़ दूँ? H+ aqueous, ठीक है। और अब मैं आपसे पूछूं कि H+ aqueous में ये जोड़ दिया मैंने, अब बताओ इनका तो ऑर्डर ये हो गया बच्चों, ऑर्डर क्या हो गया? ये हो गया। अब मैं आपसे बोलूं कि H+ aqueous की मोबिलिटी क्या होगी? सबसे कम होनी चाहिए थी अकॉर्डिंग टू आवर कंसेप्ट, लेकिन ऐसा नहीं होता। H+ aqueous की मोबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। अब आप कहोगे सर क्यों? H+ तो क्या था? सबसे छोटा आयन, इसका जेड इफेक्टिव क्या था? सबसे ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल सराउंड करने चाहिए थे, आयनिक रेडियस बढ़नी चाहिए थी, मोबिलिटी कम होनी चाहिए थी, कंडक्टेंस सबसे कम होनी चाहिए थी। फिर ऐसा क्यों नहीं होता? इसका रीजन है क्या? इसका ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म। ये क्या करता है? वाटर मॉलिक्यूल्स को अपने चारों ओर सराउंड नहीं करता, बल्कि यह वाटर मॉलिक्यूल के साथ जुड़ जाता है। इस प्रकार से पढ़ा होगा आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। उसके बाद ये क्या करेगा? यह एक वाटर मॉलिक्यूल से दूसरे वाटर मॉलिक्यूल की ओर ट्रांसपोर्ट होगा। ध्यान देना, समझना, ये सब तो वाटर मॉलिक्यूल को अपने चारों तरफ सराउंड कर रहे थे, लेकिन ये नहीं करता। यह क्या करता है? ट्रांसपोर्ट होता है एक वाटर मॉलिक्यूल से दूसरे वाटर मॉलिक्यूल। अब ये यहाँ पे आ गया, अब ये तो बन जाएगा वापस H2O, और ये वापस क्या बन जाएगा? H3O+। ऐसे एक वाटर मॉलिक्यूल से दूसरे वाटर मॉलिक्यूल, और यही साथ में OH- भी यही करता है। इसलिए बच्चों कभी भी कहाँ भी ध्यान हो आपका, कहीं भी क्वेश्चन आए तो ध्यान देना, H+ aqueous और OH- aqueous की कंडक्टेंस मोबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। बात क्लियर आ गई समझ में? ठीक है। अब हमारे पास थर्ड फैक्टर है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी, और आप जानते हो बच्चों विस्कोसिटी क्या होती है? अगर सोलवेंट मॉलिक्यूल्स के बीच अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो तो विस्कोसिटी क्या होगी? बहुत ज़्यादा होगी। कि जिस लिक्विड की फ्लो होने की टेंडेंसी बहुत कम होती है उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होती है। अब बच्चों अगर किसी भी सोलवेंट की विस्कोसिटी ज़्यादा है तो बच्चों बताओ कंडक्टेंस क्या होगा? अपने मन से सोचो।
विस्कोसिटी ज़्यादा है, मतलब सोलवेंट के बहने की टेंडेंसी कम है, तो मोबिलिटी ऑफ आयंस अपने आप क्या हो जाएगा, कम, तो कंडक्टेंस क्या हो जाएगी, डिक्रीज। फोर्थ पॉइंट है हमारे पास यहाँ पर टेम्परेचर। अब बच्चों अगर मान लो हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं तो क्या होता है, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन इंक्रीज होता है, मतलब वो आसानी से अपने आयनों में टूट जाएंगे और आयंस की जो मोबिलिटी होगी वो इंक्रीज करेगी। हमने पढ़ा है टेम्परेचर इंक्रीज करने पर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, जिससे कि मूव करने की टेंडेंसी, वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है। तो बताओ कंडक्टेंस क्या होगा, इंक्रीज या डिक्रीज, इंक्रीज होगा। फिफ्थ पॉइंट ये है हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ आयंस, कंसंट्रेशन ऑफ आयंस। अब बच्चों बताओ कंसंट्रेशन ऑफ आयंस को मैं इंक्रीज कर दूं, कंसंट्रेशन ऑफ आयंस इंक्रीज करने का मतलब क्या हुआ, सोलवेंट तो हो गया कम और सोल्यूट हो गए ज़्यादा। सोलवेंट कम हो गए मतलब जिसके अंदर वो फ्लो करते हैं, राइट, वो क्या हो गया, कम। तो क्या होगा, इनकी जो मोबिलिटी है वो कम होगी कि नहीं होगी, होगी। कंसंट्रेटेड है ना, सॉल्यूशन में सोलवेंट बहुत कम है, तो और इनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा, तो मोबिलिटी कम होगी, तो कंडक्टेंस भी क्या हो जाएगा बच्चों, कम। तो आपको जब भी कंडक्टेंस देखना हो तो आप क्या देखोगे, मोबिलिटी। मोबिलिटी ज़्यादा है तो कंडक्टेंस भी ज़्यादा, मोबिलिटी कम है तो कंडक्टेंस भी क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो ये है अब हमारा नया टॉपिक, कंडक्टेंस इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। इसमें हम कुछ टर्म्स सीखेंगे, कुछ डेफिनेशन जो हमारे आगे न्यूमेरिकल में काम आएगी। और सबसे पहले जो डेफिनेशन हम सीखेंगे वो है किसकी, कंडक्टेंस की। बच्चों ध्यान देना, कंडक्टेंस को या तो हम कैपिटल C या कैपिटल G द्वारा डिनोट करते हैं। ओके, अब आप लोग बता सकते हो कंडक्टेंस क्या है। देखो बच्चों, कंडक्टेंस इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। सिंपल बात, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकली क्या होता है, कंडक्टेंस होता है। और आप मुझे अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम, तो इसकी क्या हो जाएगी, ओम इनवर्स। ठीक है, या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ओम इनवर्स, या मैं इसको जस्ट रिवर्स कर दूँ, ओम इनवर्स को इसी को इनवर्स कर दूँ तो इसकी यूनिट होती है महो। क्या होती है, मो। या ओम इनवर्स को हम सीमेंस भी कहते हैं, सीमेन, कोई इसको कहते हैं साइमन, अपन क्या बोलेंगे, सीमेन। तो ये हो गई यूनिट ऑफ कंडक्टेंस। क्लियर बात है। अब हम बात करते हैं हमारे सेकंड टर्म के बारे में, और ये है हमारे पास में ओम्स लॉ। और बच्चों आपने आई थिंक क्लास 9th या 10th में ही पढ़ लिया होगा, क्या पढ़ लिया होगा, द फ्लोइंग इलेक्ट्रिक करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्रोपोर्शनल हटाएंगे और ये हमने क्या लगा दिया, V। V यहाँ पर क्या है हमारे पास में, पोटेंशियल डिफरेंस, या हम इसको क्या बोल सकते हैं, वोल्टेज। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, V इज इक्वल टू IR। ठीक है, अगर मैं बात करूँ इसके यूनिट के बारे में तो यूनिट क्या हो जाएगी, I की होती है एम्पियर और R की होती है ओम, एम्पियर ओम। या अगर हम बात करें इसकी SI यूनिट की तो वो होती है वोल्ट।
ये हो गई हमारे पास सेकंड टर्म। थर्ड पॉइंट है हमारा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को हम रेसिस्टिविटी भी बोलते हैं। याद आ रहा होगा, आई डोंट नो क्लास 9th का है या 10th का टॉपिक है, बट है वहाँ पर। ठीक है, इसको डिनोट करते हैं बाय द रो। ठीक है, अब बच्चों हम तो जानते हैं, ठीक, अभी हमें पता लगा कि जो रेजिस्टेंस होता है, राइट, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्लियर बात? कंडक्टर की लेंथ जितनी ज़्यादा होगी उसकी रेजिस्टेंस उतनी ही ज़्यादा होगी, मतलब उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो उतनी ही मुश्किल से होगा, कम होगा। तभी तो ये जो हीटर होते हैं, जो प्रेस होती है, इनमें क्या होता है, जो वायर होते हैं उनको कोइल करके लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि बार बार कोइल करने से उनकी लेंथ क्या हो जाती है, इंक्रीज, इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाता है, डिक्रीज, क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ गया, वो क्या हो जाती है, गर्म, हीट, और हीटिंग, पढ़ा होगा आपने हीटिंग इफेक्ट, उसका यूज़ हम प्रेस करने में या खाना बनाने में कर लेते हैं। तो बच्चों यही बात, प्रोपोर्शनल का साइन हटाऊंगा और क्या आ जाएगा यहाँ पे, रो, और हम जानते हैं तो रो इज इक्वल टू क्या हो गया, आर ए अपॉन एल, और ये रो क्या कहलाता है, रेसिस्टिविटी। इफ वी वांट टू डिफाइन इट तो वी कैन से क्या, इफ लेंथ ऑफ अ कंडक्टर इज 1 सेंटीमीटर, area of cross section is 1 centimeter square, then resistance of the conductor is known as resistivity या specific resistance। अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या लिख सकता हूं मैं, R की तो क्या हो गया, ओम, इसका एरिया का सेंटीमीटर स्क्वायर, लेंथ का सेंटीमीटर, तो क्या हो गया, ओम सेंटीमीटर। ये तो हो गया CGS सिस्टम में। अगर हम मीटर में मेजर कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ओम मीटर। अब अगर हम बात करें फोर्थ पॉइंट की तो ये कहलाता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस, या हम इसको कंडक्टिविटी भी बोल सकते हैं, और इसको डिनोट किया जाता है बाय द कप्पा। क्या बोलते हैं इसको, कप्पा। ठीक है, होता क्या है, देखो कंडक्टेंस क्या था, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल, तो कंडक्टिविटी क्या होगा, रेसिस्टिविटी का रेसिप्रोकल। तो एक सिंपल डेफिनेशन हमारे पास बन सकती है कि इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी, एंड वी नो दैट व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ रेसिस्टिविटी, आर ए अपॉन एल। तो वी कैन राइट 1 अपॉन आर ए बाई एल, तो कप्पा क्या हो जाएगा, एल बाई आर ए। ठीक है, तो हम तो जानते हैं बच्चों क्या, कि 1 अपॉन आर इज इक्वल टू सी कंडक्टेंस, या इसको मैं क्या डिनोट करता हूँ, जी। तो हम क्या लिख सकते हैं, कप्पा इज इक्वल टू सी इंटू एल अपॉन ए। ठीक है बच्चों, हम क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। अब
अब इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में हम वायर तो यूज़ करते नहीं, क्या यूज़ करते हैं? सेल। इस सेल के अंदर हम भरते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। इसमें क्या होते हैं? दो इलेक्ट्रोड, एक एनोड और एक कैथोड। तो जो लेंथ होती है, यह लेंथ इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की डिस्टेंस होती है। जो हम यूज़ करें ना लेंथ, वो लेंथ क्या होगी? दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की डिस्टेंस। और जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है, वह ये जो इलेक्ट्रोड होता है इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है। अब मुझे ये बताओ आप लोग कि कोई सेल है, उस सेल का बार बार लेंथ और एरिया चेंज होगा क्या? नहीं होगा। अगर इसके अंदर मैंने सोडियम क्लोराइड भर दिया इस सेल में, तो क्या होगा? लेंथ तो वही रहेगी, एरिया भी वही रहेगा। फिर मैंने क्या कर दिया? सोडियम क्लोराइड को हटाया और क्या भर दिया? पोटेशियम क्लोराइड, तब भी लेंथ वही रहेगी और एरिया वही रहेगा। तो सेम सेल का अगर हमने दूसरा सेल यूज़ कर लिया तब तो चेंज होगा। तो अगर सेल सेम है तो उसका लेंथ और एरिया क्या है? सेम। तो इन दोनों का जो रेशियो होगा वो भी क्या रहेगा? सेम, कांस्टेंट रहेगा, जिसे हम क्या कहते हैं? सेल कांस्टेंट। कोई भी एक सेल का लेंथ अपॉन एरिया कांस्टेंट होता है, जिसे हम सेल कांस्टेंट कहते हैं, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं बाय द एक्स या जी स्टार। कुछ बुक्स में एक्स है, कुछ बुक्स में जी स्टार है, हम क्या मानेंगे? एक्स। तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि कप्पा इज इक्वल टू सी इंटू एक्स। ये मेरे पास क्या आ गया? कप्पा का फॉर्मूला आ गया। अब बात करते हैं हम यूनिट की। तो देखो बच्चों, यूनिट हम चाहे तो यहाँ से निकाल लो, आप चाहो तो यहाँ से निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बताओ मुझे, लेंथ की यूनिट क्या होती है? सेंटीमीटर, आर की ओम, एरिया की सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों यूनिट क्या हो गई? कप्पा की ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ओम इनवर्स को और हम क्या बोल सकते हैं? महो या सीमेन। सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स, या मैं शॉर्ट लिख सकता हूँ कैपिटल एस सेंटीमीटर इनवर्स। ये हो गया हमारा कंडक्टिविटी टॉपिक। तो बच्चों अब हमारे पास टॉपिक है सेल कांस्टेंट, और मैंने अभी अभी आपको बताया कि सेल कांस्टेंट को बाय द एक्स या जी स्टार डिनोट किया जाता है। और मैंने क्या कहा? किसी भी सेल, ठीक है, उसके दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की डिस्टेंस और उसके इलेक्ट्रोड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का रेशियो ही सेल कांस्टेंट कहलाता है। अगर मैं बात करूं इसकी यूनिट की तो क्या हो जाएगा? लेंथ का सेंटीमीटर, एरिया का सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसकी यूनिट होती है सेंटीमीटर इनवर्स, या अगर हम इस सबको लेते हैं मीटर में तो क्या हो जाएगी? मीटर इनवर्स। ठीक है, ये हमारा ख़त्म हुआ सेल कांस्टेंट। अब आते हैं हम सबसे मेन टॉपिक पर, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है हमारे इस चैप्टर के लिए, वो है मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ध्यान देना, क्या नाम है? मोलर कंडक्टिविटी। डिनोट करते हैं बाय द लैम्डा कैपिटल एम, लैम्डा एम। बच्चों नाम से मालूम नहीं पड़ रहा क्या है? मोलर कंडक्टिविटी। आपसे मैं पूछूं, मोलर मास, एक मोल का मास। मोलर वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल। तो मोलर कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी ऑफ 1 मोल सब्सटेंस, या 1 मोल की
कंडक्टिविटी। बहुत इजी हमारे पास डेफिनेशन है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, द कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इन विच 1 मोल इज डिसॉल्व्ड। ऐसे सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी जिसमें 1 मोल डिसॉल्व हो, उसे हम क्या बोल देंगे, मोलर कंडक्टिविटी। अब हमें नहीं पता कि सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है, तो मान लेते हैं लेट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज VmL, ml में मान लिया V। तो अब क्या हो जाएगी डेफिनेशन, सुनना, द कंडक्टिविटी ऑफ VmL solution in which 1 mole substance is dissolved। आप ये लिखते हो तब भी राइट है, और आप अगर डायरेक्ट लिख देते हो ना कि द कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन इन विच 1 मोल, तब भी राइट है। अब बच्चों मुझे निकालना है इसका फॉर्मूला। देखो यही तो होगा ना, लैम्डा m इज इक्वल टू, हमने क्या कहा, कंडक्टिविटी ऑफ VmL सॉल्यूशन। तो हमें क्या पता होनी चाहिए, कंडक्टिविटी ऑफ 1 ml सॉल्यूशन। हमें 1 ml सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी पता हो। अब हमारे पास जितना भी वॉल्यूम है उससे क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई। कौन सा वॉल्यूम, इन विच 1 मोल सब्सटेंस इज डिसॉल्व्ड। अरे यही तो करते हैं, 1 ml सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी पता है, अब उसने 100 ml की पूछी है तो 100 से डीमल्टीप्लाई कर दो। 500 ml की पूछी है तो उससे बस उसमें कितना डिसॉल्व होना चाहिए, 1 मोल, तभी तो बनेगी क्या, मोलर कंडक्टिविटी। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, लैम्डा m इज इक्वल टू, कंडक्टिविटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय द कप्पा इंटू VmL। ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया मोलर कंडक्टिविटी का। अगर आपको कप्पा गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, दोनों को मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आपको ये गिवन नहीं है, और क्या गिवन है आपको, मोलेरिटी, ठीक है, तब आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ करोगे। मोलेरिटी का मतलब है कि 1 मोल डिसॉल्व है इतने लीटर में, ये होता है। तो बच्चों हम तो जानते हैं व्हाट इज द मोलेरिटी, मोल अपॉन V लीटर। लेकिन हमें तो किस में लेना है, ml में, ml में चेंज कर लो, क्या हो गया, मोल अपॉन VmL इंटू 1000। हमें किसके लिए बात करनी है, मोल में, 1 मोल के लिए। तो मोल की वैल्यू कितनी हो गई, 1। तो यहाँ से VmL कितना हो गया, 1000 अपॉन m। ये वैल्यू मैं यहाँ पे रख दूँ तो क्या हो जाएगा, लैम्डा m इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन VmL, 1000 अपॉन m। ये हमारे पास हो गया। ये फॉर्मूला बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। ये फॉर्मूला भी इम्पोर्टेंट है, याद रखने का मतलब निकालना आना चाहिए। अब निकाल लेते हैं हम इसकी यूनिट बताओ भाई। देखो कप्पा, और कप्पा की यूनिट क्या आती है, अभी पढ़े हमने, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। 1000 की होती नहीं, ये क्या है, मोलेरिटी, और मोलेरिटी की यूनिट क्या है, मोल पर लीटर। लेकिन ये लीटर वाला नहीं है, कौन सा वाला है, ml। और 1 ml में कितने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, 1 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। 1 मीटर क्यूब में 10⁻³ लीटर, 1 डेसीमीटर क्यूब में 1 लीटर बताया हुआ है। तो क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये चला जाएगा ऊपर, तो यूनिट क्या हो गई, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये हमारी हो गई यूनिट CGS में। लेकिन अगर हम सब में
ml यूज़ ना करके, सेंटीमीटर क्यूब यूज़ ना करके मीटर क्यूब यूज़ करें तो फिर यूनिट क्या हो जाएगी, ओम इनवर्स मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अब कभी कभी क्या होता है, आप निकालते हो आंसर किस में, सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स में, और वो आंसर पूछता है मीटर स्क्वायर में। बच्चे कहते हैं यार आंसर तो आ गया लेकिन मैच नहीं हो रहा, तो यूनिट पे ध्यान देना। अगर मैं आपसे बोलूं 1 ओम इनवर्स मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स को किस में चेंज करना है, सेंटीमीटर में, तो बच्चों 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100, तो मीटर स्क्वायर में 10⁴, तो क्या हो जाएगा 10⁴ ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अब अगर आपको मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स को इसमें कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई कर दो, अगर आपका आंसर इसमें आ रहा है और आपको इसमें लाना है तो डिवाइड कर दो। क्लियर बात है, और ये हमारा टॉपिक खत्म हुआ। अब हमारे पास लास्ट टर्म है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इसको डिनोट करते हैं बाय लैम्डा EQ। दोनों में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। उसमें क्या कहा हमने, कंडक्टिविटी ऑफ VML सॉल्यूशन इन विच 1 मोल डिसॉल्व। यहाँ क्या बोलेंगे, कंडक्टिविटी ऑफ VML सॉल्यूशन इन विच 1 ग्राम इक्विवेलेंट। आप लोग जानते हो मोल और ग्राम इक्विवेलेंट दोनों अलग अलग चीज़ है। जब हम गिवन वेट में मोलर मास से डिवाइड करते हैं तो मोल आते हैं, जब हम गिवन वेट में इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड करते हैं तो क्या आते हैं, EQ, जिसको हम बोलते हैं ग्राम इक्विवेलेंट। तो सिंपल डेफिनेशन, द कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन इन विच 1 ग्राम इक्विवेलेंट इज डिसॉल्व्ड। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, लैम्डा EQ इज इक्वल टू कप्पा इंटू VML, बट इन विच 1 ग्राम इक्विवेलेंट इज डिसॉल्व्ड। उसमें क्या लिखा था, 1 मोल। अब यहाँ पर हम जानते हैं बच्चों VML को हम कन्वर्ट करते हैं नॉर्मेलिटी में, क्योंकि EQ किस में आते हैं, नॉर्मेलिटी में। नॉर्मेलिटी क्या होता है, EQ अपॉन V लीटर, ml में क्या हो जाएगा, EQ अपॉन V ml इंटू 1000। तो VML इज इक्वल टू क्या हो गया, EQ हमारे पास कितना मानेंगे हम, 1, क्योंकि 1 के लिए निकालनी हमें, तो क्या हो जाएगा 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी, ये हो गया हमारे पास। रख दो वैल्यू, कप्पा इंटू 1000 अपॉन n, और ये हमारे पास आ गई इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। सिंपल। अगर यूनिट निकालना है तो यूनिट क्या हो जाएगी, कप्पा की क्या होती है बच्चों, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। नॉर्मेलिटी क्या हो जाएगी, EQ अपॉन सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि ये ml में है, तो क्या लिख सकता हूँ मैं यूनिट को, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर EQ इनवर्स। अगर मुझे मीटर में लिखना है M केस में, तो ओम इनवर्स मीटर स्क्वायर EQ इनवर्स। हम चाहे तो ओम इनवर्स को साइमन भी लिख सकते हैं, तो कैपिटल S सेंटीमीटर स्क्वायर EQ इनवर्स। और ये हमारा टॉपिक ख़त्म हुआ। तो बच्चों क्वेश्चन क्या है, रेजिस्टेंस है कंडक्टिविटी सेल का, जिसमें 0.1 एम KCl भरा हुआ है 100 ओम, और जब इसी सेम कंडक्टिविटी सेल में 0.02 एम KCl भरा जाता है, रेजिस्टेंस होता है 520 ओम, और हमसे पूछ क्या रहा है, 0.02 एम KCl सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। अब बच्चों को पता है
अगर हमें कंडक्टिविटी पता करनी है तो कंडक्टिविटी यानी कप्पा का फॉर्मूला क्या है, C इंटू एक्स। क्या पता होना चाहिए, x, और x क्या कहलाता है, सेल कांस्टेंट। सेल दोनों ही सॉल्यूशन के लिए सेम है, तो जो सेल कांस्टेंट 0.1 m KCl वाले का है वही सेल कांस्टेंट 0.02 वाले का होगा। हमसे पूछा किसका है, 0.02 वाले का कंडक्टिविटी, तो हम क्या करते हैं, पहले सेल कांस्टेंट पता कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ फॉर 0.1 m KCl सॉल्यूशन। हम तो जानते हैं कप्पा इज इक्वल टू C इंटू एक्स। अब हमें कप्पा गिवन है क्या, 0.1 के लिए कप्पा गिवन है, कितना गिवन है, 1.29 गिवन है। C क्या होता है, कंडक्टेंस। क्या हमें कंडक्टेंस गिवन है, नहीं, लेकिन हमें क्या गिवन है, रेजिस्टेंस। हम जानते हैं C क्या होता है, 1/R इंटू एक्स। तो x क्या हो जाएगा, 1.29 इंटू रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस कितना है 0.1 के लिए 100, और हमारे पास आंसर आ गया 129। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होती है, x की सेंटीमीटर इनवर्स, लेकिन कप्पा किस में था, मीटर में, तो क्या आएगी, मीटर इनवर्स। ये हमारे पास सेल कांस्टेंट की वैल्यू आ गई। अब इससे हम कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं, किसके लिए, 0.02 के लिए। तो फॉर 0.02 m KCl सॉल्यूशन, कप्पा इज इक्वल टू C इंटू एक्स, या मैं क्या लिख सकता हूँ 1/R इंटू एक्स। बताओ 1 R की वैल्यू कितनी है 520, x की वैल्यू कितनी है 129, और ये हमारे पास आ गया कप्पा 0.248 ओम इनवर्स। सेंटीमीटर इनवर्स या मीटर इनवर्स, मीटर इनवर्स। क्यों, क्योंकि ये भी हमारे पास किस में था, मीटर इनवर्स में, ये मीटर इनवर्स में, तो ये भी किस में आएगा, मीटर इनवर्स में। अब बच्चों हमें क्या निकालना है, मोलर कंडक्टिविटी, और मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, कप्पा इंटू 1000/m। क्या मैं कप्पा की यही वैल्यू यहाँ पे रख सकता हूँ क्या, नहीं रख सकता। क्यों, क्योंकि ये फॉर्मूला किसके लिए है, ml के लिए, सेंटीमीटर क्यूब के लिए। कप्पा की वैल्यू किस में है, मीटर में। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इस वैल्यू को चेंज करता हूँ। मीटर इनवर्स मतलब मीटर कहाँ है, नीचे, तो इसको सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए मैं 100 से क्या करूँगा, डिवाइड करूँगा। तो कप्पा कितना आ गया, 0.248 इंटू 10⁻⁻² ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। अब रख दो वैल्यू, इंटू 10⁻² इंटू 1000, ये कितना है 0.02। ठीक है, तो ये हमारे पास सॉल्यूशन हो जाएगा, और पास आंसर होगा 124, और यूनिट क्या होती है इसकी, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये आपका आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर में आ गया है। लेकिन अगर आपके एग्जाम में ऑप्शन में मीटर स्क्वायर में आंसर है तो आप लोग चाहो तो इसको चेंज कर सकते हो, कि बच्चों में आपको बताया है 1 सीमेन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स इज इक्वल टू 10⁻⁴ सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो बच्चों आप इसको मीटर स्क्वायर में चेंज करने के लिए क्या करोगे, 10⁻⁴ से डिवाइड करोगे और आपका आंसर मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में रेजिस्टेंस गिवन है 1500 ओम, स्पेसिफिक कंडक्टेंस यानी कप्पा गिवन है 0.146 इंटू 10⁻³ सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स, और आपसे क्या पूछा है, केवल सेल कांस्टेंट। हमें पता है क्या फॉर्म होता है कप्पा का, कप्पा इंटू C इंटू
x एंड व्हाट इज द c 1/r इंटू एक्स। तो बच्चों x की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, कप्पा इंटू r। कप्पा कितना है हमारे पास 0.146 इंटू 10⁻³ आर हमारे पास कितना है 1500। बच्चों मल्टीप्लाई कर लेंगे और हमारा आंसर हो जाएगा 0.219 सेंटीमीटर इनवर्स। लिख लीजिए। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कप्पा गिवन है 2.6 इंटू 10⁻² सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स। और क्या पूछ रहा है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी अगर रेजिस्टेंस कितना हो 31.6 ओम। अब बच्चों इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का फॉर्मूला हमें पता है, क्या होता है, कप्पा इंटू 1000 अपॉन कैपिटल एन नॉर्मेलिटी। अब बच्चों इस फॉर्मूले में हमारे पास रेजिस्टेंस का कोई यूज़ नहीं है, तो हमें यूज़ नहीं करना, ये हमें क्वेश्चन में केवल ऐसे ही दिया हुआ है। तो क्या हमारे पास कप्पा की वैल्यू है? क्या हमारे पास नॉर्मेलिटी है? नहीं। लेकिन हम तो जानते हैं मोलेरिटी से हम नॉर्मेलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि पता है नॉर्मेलिटी क्या होती है, मोलेरिटी इंटू वैलेंस फैक्टर। कितनी है मोलेरिटी 1, बताओ इसका वैलेंस फैक्टर कितना होगा 2, क्योंकि ये एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड, और स्ट्रॉन्ग एसिड जितने H+ रिलीज करता है वही उसका क्या होता है, वैलेंस फैक्टर। तो कप्पा कितना हो गया 2.6 इंटू 10⁻² इंटू 1000 अपॉन 2। तो ये हमें डिवाइड हो जाएगा और ये हमारा आ गया आंसर 13 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर EQ इनवर्स। और ये हमारा टॉपिक ख़त्म हुआ। ठीक है।